Hello students, welcome to PN National Public School online classes. I am your chemistry teacher Prabhakar Singh. Today we will start the physical chemistry chapter of class 12, the chapter number 3 electrochemistry. यानी कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का. आई होप आपने पहला दूसरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, एंजॉय किया. चैप्टर नंबर 3 भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे. ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए होता क्या है पहले ये जान लेते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब थोड़ा करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे. क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे. किसके साथ? केमिस्ट्री के साथ. मतलब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है, मतलब इन दोनों में क्या रिश्ता है, वो इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है ना. देखिए होता क्या है, बहुत आसान चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, मतलब आप इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं. ठीक है ना. लेकिन अगर कॉन्सेप्ट और क्लियर रहे तो आप IIT JEE के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा तो आप तो आसानी से लगा देंगे, तो हम इसके कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे. ठीक है ना. तो इससे पहले मेरा तरीका है कि मैं पहले बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. तो मैं बताता हूँ आपको कि इसमें ई नाम से स्टार्ट है चैप्टर, इसलिए 6 ईज़ को पढ़ना है आपको. 6 तरीके के ईज़ हैं वो पढ़ना है. अब ये ई क्या क्या है, पहला देखिए ई. पहले ई में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना. इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है. गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है इसको, गैल्वेनिक सेल है ना, या वोल्टाइक सेल भी बोला जाता है इसको. ठीक है, तो ये सब एक ही के नाम में है. ठीक है. ये क्या करता है, ये देखिए इसमें इलेक्ट्रिक, हाँ, केमिकल रिएक्शन से, इसमें केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. ठीक है ना. यानी कि इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, इस सेल में केमिकल रिएक्शंस होंगे और आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा इसमें. ठीक है ना. दूसरा ई क्या पढ़ना है, ये फर्स्ट ई हो गया. सेकंड ई में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके कैथोड एनोड, उनकी पोटेंशियल कितनी कितनी की है वो इसमें जानेंगे. ठीक है ना. तीसरा ई क्या है आपका, 6 ईज पढ़ना है. तो ये तीसरा ईज आपका EMF ऑफ द सेल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल निकालेंगे, जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़े हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री में कैसे निकालेंगे तो हम फिजिक्स वाला ही है. ठीक है ना. तो फिजिक्स वाले सर भी आपको अच्छे से पढ़ाए होंगे. ठीक है. तो ये EMF ऑफ द सेल तीसरा हो गया हमारा. चौथा चीज़ पढ़ेंगे आप इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS बोलते हैं उसको, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. पूरा लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है ना. 6 ईज में ये चौथा हो गया. पांचवा ई क्या पढ़ना है आपको, पांचवा ई पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है. क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. देखिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल रिएक्शन से केमिकल इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट से क्या पास कराएंगे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा. यानी कि आप समझ गए होंगे इनका उल्टा हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होगा. यहाँ करंट से रिएक्शन होगा, यहाँ रिएक्शन से करंट जनरेट होता है. ठीक है ना. तो कितने हो गए, और द लास्ट वन इज, लास्ट ई क्या पढ़ना है आपको. ठीक है, ई नंबर 5 लास्ट है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. ठीक है ना. बहुत सारे लॉ इसमें आएंगे. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की बात करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी ये सब पढ़ेंगे, और भी क्या इसमें कोलराउस लॉ आता है एक, वो अच्छे से पढ़ेंगे. इसके अलावा भी ये 6 ईज हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा देखने में कि क्या क्या है. ई 6 तरीके के ई इसमें डिटेल में पढ़ने, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें खास बातें पढ़नी है. जैसे आपका एक इक्वेशन है जिसमें फॉर्मूला बेस ही आता है, नस्ट इक्वेशन. नस्ट इक्वेशन आप जो भी पढ़ते हैं आप, नस्ट इक्वेशन. उसके बाद आप इसमें लॉज पढ़ेंगे बहुत सारे, फैराडेज लॉ. ठीक है. तो ये कुल मिला के इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप फॉर्मूला बेस अगर आएंगे तो कर लेंगे, लेकिन आपको अगर हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं तो जो खतरनाक क्वेश्चन इससे बनते हैं वो भी आप एकदम इजी हलवे की तरफ ख़त्म कर देंगे उसको करके, है ना. आई लव हलवा, यू नो. ठीक है. चलिए तो ये देख लेते हैं. अब हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सिर्फ आज इतना ही, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. ठीक है, यही बस पढ़ेंगे डिटेल में, बाकी हम आगे पढ़ेंगे.
तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है वो NCERT के एक एक लाइन को पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छा दिया रहता है, ठीक है ना। बिटवीन द लाइन्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो चलिए आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप समझ ही रहे हैं क्या करता है। केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है ना। केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। जैसे मान लीजिए पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे मान लीजिए ये हम एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है ना, इसमें एक रॉड डाल देते हैं, ठीक है, किसकी, जिंक की रॉड डाल देते हैं, मान लीजिए Zn की रॉड डाल देते हैं, ठीक है। इसमें एक सॉल्यूशन भर देते हैं, सॉल्यूशन कौन सा भर देते हैं, अच्छा जिंक की रॉड है तो इसका सॉल्यूशन भी जिंक का ही सॉल्ट होना चाहिए, ZnSO4 एक्वस फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोलाइट। जो भी सॉल्यूशन इस कंटेनर में पड़ा रहता है उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड, इसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये जिंक का है, जिंक रॉड है और जिंक सल्फेट में आप डाले हैं। होगा क्या कुछ देर में, जैसे ये इसमें जिंक है तो जिंक धीरे धीरे क्या होगा, इसमें टूटने लगेगा, मतलब ये टूट टूट के मतलब पिघलने लगेगा, आप जो भी बोलिए, ठीक है ना। ये टूटने लगेगा और यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। जिंक, जिंक की रॉड, थोड़ा गड़बड़ हो गया, जिंक नहीं, ये जिंक रॉड तो डाले हैं, इसमें आप CuSO4 का सोल्यूशन डालिएगा, CuSO4 का, ठीक है ना। जिंक रॉड डालिएगा और CuSO4 एक्वा सोल्यूशन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ऐसा रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये जिंक क्या होगा, धीरे धीरे फेड होगा, यानी कि इसमें जिंक 2 पॉजिटिव के आयन इसमें टूटने लगेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे जिंक 2 पॉजिटिव इसमें सॉल्यूशन में जाएगा तो यहाँ पे क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है ना। यानी कि जिंक में कैसा रिएक्शन हो रहा है, जिंक जो था वो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है और क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिंक जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा होता है, जिंक धीरे धीरे कम होता रहेगा इस सॉल्यूशन में, जिंक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, है ना। और जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर है, ब्लू कलर जो होता है सॉल्यूशन का वो फेड होने लगता है। फेड मतलब ये ब्लू कलर जो सॉल्यूशन CuSO4 का ब्लू कलर का था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। और भी क्या ऑब्जर्वेशन, ये सारे क्या हैं ऑब्जर्वेशन आपके। ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगा, जब आप जिंक रॉड को CuSO4 के सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है ना, तो जिंक रॉड धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, मतलब ये पिघलने लगेगा, यानी कि जिंक होगा थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होने लगेगा, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, फेड होने लगेगा, ठीक है ना। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये होगा, आप देखेंगे रेड कलर की प्रिसिपिटेट बन रही है, रेड PPT बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये नीचे जो है वो रेड कलर की प्रिसिपिटेट बनेगी, रेड प्रिसिपिटेट, ठीक है ना। ये किसकी बनती है अभी बताएंगे, ठीक है। और लास्ट में ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि टेम्परेचर धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, इस कंटेनर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, राइज होता है, ठीक है ना। अगर आप इसमें थर्मामीटर डाल के देखेंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। देखिए इसमें होता क्या है, जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप ध्यान से देख रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना, क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। और देखिए सॉल्यूशन में क्या होता था, सॉल्यूशन में CuSO4 था तो ये भी धीरे धीरे टूटेगा और क्या बनाएगा, Cu2 पॉजिटिव, और वो इसके दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो जाके इससे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या बनाएगा, Cu, है ना, जो कि किस कलर का होता है, रेड कलर का, ठीक है ना। और ये किस कलर का होगा, CuSO4 का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। तो यहीं आपने देखा ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा था कि जिंक थोड़ा थोड़ा कम होने लग रहा था, ठीक है ना। दूसरा ब्लू कलर धीरे धीरे खत्म हो रहा था और क्या बन रहा था, रेड प्रेसिपिटेट, यानी कि यहाँ जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो किसका है, कॉपर का प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट होता है और टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या सीखे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो हीट के फॉर्म में लिबरेट हो जा रही है ना, हीट के फॉर्म में
निकल जा रही है, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो हीट के फॉर्म में निकल जा रही है, तो इसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाए, ठीक ना, कि ये हीट जो निकल रही है इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या बनाए, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए जो इस रिएक्शन को इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर सकती है ना, जिसकी वजह से हम इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन का, इसलिए ये हमारा बना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। तो बात समझ आ रही है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है। एक ऑब्जर्वेशन पहले किया गया कि क्या होता है, तो हम जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालें तो देखा गया कि जिंक धीरे धीरे रिड्यूस होने लग रहा है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, खत्म हो रहा है, और रेड कलर का प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इस सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन होने से हीट लिबरेट हो रही है ना। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से हमने बहुत सारे सेल बनाए जो इस केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। तो देखिए क्या हुआ, कैसे किया गया, ठीक है ना, उसको और अच्छे से समझते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी कि क्यों हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रहा था उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे हम क्या है डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिक करंट में पा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या है कि अच्छा इसका नाम भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या क्या बोलते थे, हाँ वोल्टाइक सेल, ठीक है, ये सब इसके नाम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक सेल जो मतलब एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, जिंक कॉपर सेल देखेंगे, ठीक है ना। जिंक कॉपर की जो सेल है उससे रिलेटेड आप पढ़ेंगे, जिसको आपका नाम भी है इसका एक डैनियल सेल, यही पढ़ना है आपको डैनियल सेल के बारे में। अच्छा सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जरूरी नहीं है कॉपर और जिंक का बनता है ना, सबका बन सकता है, जैसे निकल कैडमियम का भी बन सकता है ना, सिल्वर निकल का भी बन सकता है ना। तो ये क्या है कि सेल बहुत तरीके से बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या है डैनियल सेल, मतलब जिंक कॉपर का अगर सेल बनाएंगे तो वो कैसा काम करेगा, कैसे काम करता है ये हम देखेंगे, ठीक है ना। तो जिंक कॉपर सेल देखेंगे पहले, जिंक कॉपर सेल है ना, ऑल्सो कॉल्ड डैनियल सेल, ठीक है। चलिए बनाते हैं, देखिए क्या होगा। 2 कंटेनर ले लीजिए, थोड़ा स्पेस चाहिए हमको, ये मिटा देता हूँ मैं। दो कंटेनर ले लेते हैं ऐसे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 2 कंटेनर, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। इसमें क्या करेंगे, जिंक की रॉड डाल देंगे, जिंक की रॉड, ठीक है, किसकी रॉड, जिंक रॉड, ठीक है। और जो सॉल्यूशन डालेंगे वो ZnSO4 का एक्वा सॉल्यूशन डालेंगे। यहाँ पे आप सेम टाइप का डालते हैं, ठीक है ना, जिंक का। यहाँ देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर रॉड डालेंगे, है ना, क्योंकि जिंक कॉपर की सेल आप पढ़ रहे हैं तो एक कॉपर रॉड रहेगा, ठीक है ना। और इसमें जो सॉल्यूशन रहेगा वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक्वस फॉर्म, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा और अच्छे से बना दें, ठीक है। देखिए अब क्या होगा कि आप जानते हैं कि जिंक है और इस सल्फेट में डाले हुए हैं, तो जिंक क्या होगा, टूटेगा। जिंक क्या करेगा, यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन में डिपॉजिट होगा, जिंक 2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन सब इसमें क्या होंगे, इसी तरह इसमें रिसाइड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इसी में रहेंगे और जिंक धीरे धीरे सॉल्यूशन में टूटेगा। ZnSO4 कॉमन आयन की वजह से जिंक क्या होगा, इसमें टूटेगा, ठीक है ना। और उसमें जिंक यहाँ टूटेगा, और यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट, और इसको हम क्या करते हैं, एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अमीटर लगा दे रहे हैं ताकि पता चले कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक ना, करंट फ्लो कर रहा है
ये हम पता लगा लेंगे, ठीक है। देखिए होगा क्या, कॉपर भी क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे कॉपर मतलब आप देख रहे हैं कि CuSO4 है, तो इसमें Cu2 पॉजिटिव है, SO4 2 माइनस ऐसे टूट रहा होगा, ठीक है ना। ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो इससे टूट रहा होगा इसमें, वो धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेट होगा, इसमें एक्यूमुलेट होते होते वो इधर की तरफ कंडक्ट होने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर होने लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर की तरफ होने लगेगा, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुँचा तो कॉपर 2+ यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके डिपॉजिट होने लगेगा, कॉपर इस पे डिपॉजिट होने लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पे Cu2+ इस पे जाके चिपकता रहेगा, ठीक है, और ये जिंक 2 पॉजिटिव इसमें टूटता रहेगा। ध्यान से देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन रिसाइड किया हुआ है, तो इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया ये, ठीक। और इसको हम क्या बोलेंगे, एक नाम से एनोड, ये हमारा क्या रहेगा, एनोड, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या होगा कि Cu2 पॉजिटिव जा जाकर डिपॉजिट हो रहा है इसके ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड, है ना, इसको कैथोड बोलेंगे। अरे बस में मतलब ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। देखिए हो क्या रहा है इसमें, अच्छा तो ये ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, Cu2 पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहा है। तो आप जानते हैं फिजिक्स वाले सर आपको बताए होंगे कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, यानी कि इधर से इधर की तरफ क्या फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इस एमीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, ठीक ना। तो आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जिंक जो है, यानी कि जिंक की जो रॉड है वो क्या हो रही है, जिंक 2 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन्स में टूट जा रही है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, मतलब ये सॉल्यूशन का जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करने लग रहा होगा, Cu बना रहा होगा, ठीक है ना, कॉपर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मीन्स इसको आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पीछे देखा था आपने कि जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव में टूट रहा था और कॉपर जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, दैट मीन्स यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका अलग अलग नाम भी है, ठीक है। ये देखिए ये हाफ सेल है आपका, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, इसका नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या नेगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हैं, है ना। देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हैं आप इसको, नेगेटिव हाफ सेल, बहुत सारे नाम से जाना जाता है ये। या ये देखिए एनोड है, ठीक है ना, तो इसको एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल और क्या, एनोड हाफ सेल। सिमिलरली इसको भी क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल, है ना, पॉजिटिव हाफ सेल, और ये क्या होगा, कैथोड हाफ सेल, नहीं कैथोडिक हाफ सेल, ये आप इसका बोल सकते हैं। अब देखिए क्या होगा कि कुछ देर बाद ये जितना करंट जनरेट कर पाएगा उतना करंट जनरेट करेगा। अब होगा क्या, धीरे धीरे यहाँ ध्यान से देखिए, कॉपर 2 मतलब जिंक 2 पॉजिटिव इसमें डिपॉजिट जो हो रहा है बार बार, हर तरफ क्या क्या निकल रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव ये सब निकल रहा है। अच्छा ध्यान से देखिए, जिंक ZnSO4 का सॉल्यूशन था, तो इस सॉल्यूशन का भी Zn2 पॉजिटिव यहाँ पे होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ने लगेगी, जिसके वजह से यहाँ पे खुद वैकेंसी है। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये कैटायन है, कैटायन मतलब वो खुद वैकेंट है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम कर देगा, जिसकी वजह से ये सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना, कुछ समय बाद सेल काम करना बंद कर देगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेंगे, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन है, कई सारे इलेक्ट्रॉन है, धीरे धीरे कॉपर 2 पॉजिटिव तो इसमें डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन सल्फेट आयन जो है 2- वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देंगे, और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे पूरा का पूरा सेल जो होगा वो आपको काम करना बंद कर देगा। तो किसी समय बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल काम करना बंद कर देता है, इसलिए आप क्या करते हैं, ठोकते हैं उसको, स्टार्ट करो, स्टार्ट हो जाओ, ठीक है ना, तो वो करता नहीं है, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक तरीका है कि आप इसमें सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक ना, क्या इस्तेमाल कर लीजिए, सॉल्ट ब्रिज, जिसकी वजह से तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि कुछ समय बाद जो सेल है वो काम करना रोके नहीं, वो स्टार्ट होता रहे, तो आपको एक क्या लगाना पड़ेगा उसमें, सॉल्ट ब्रिज। देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये पहले जान लीजिए ध्यान से। सॉल्ट ब्रिज देखिए आपको कई मतलब एक ऐसे हम
कंपाउंड को डालते हैं, जैसे मान लीजिए KCl का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, KNO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर यूज़ कर सकते हैं, अगर एक टाइप का सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट नहीं है, क्या है, पाउडरी सब्सटेंस है, जो क्या करता है ना कि मोबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है ना, क्या करता है, मोबिलिटी बढ़ा देता है आयंस की, ठीक है, आयंस की मोबिलिटी बढ़ाता है। ये होगा क्या, जैसे मान लीजिए इस सॉल्यूशन में आप KCl यूज़ करेंगे, है ना, सॉल्ट ब्रिज में आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करते हैं जो इनर्ट हों, है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब ये होता है कि ये किसी से रिएक्शन ना करे, जैसे इसको आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, ऐसे लगेगा इसमें, ठीक है। इसमें आप कुछ भी जैसे K पॉजिटिव Cl- ये डाल देंगे अगर, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, Zn2 पॉजिटिव का, तो मैं इधर लिख देता हूँ, मैं ये Cl- इधर रहेगा और K पॉजिटिव इधर रहेगा, ठीक है ना। तो ये Cl- क्या करेगा, इधर आके गिरेगा, ठीक है ना, और K पॉजिटिव क्या होगा, इधर आके गिरेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपको सॉल्ट ब्रिज जो इस्तेमाल करना है उसमें जो आयंस लेंगे आप, वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। दैट मीन्स वो जैसे ही मतलब अंदर गिरे इस सॉल्यूशन में, इस मतलब इलेक्ट्रोलाइट में गिरे, तो इसके साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो फिर वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो अब फिर निकलेगा नहीं, जिसकी वजह से ये फिर काम करना बंद कर देगा। तो हमको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो इनर्ट हो, ठीक है, तो KCl KNO3 अगर ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, है ना, यानी कि ये इनके साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये Cl- जो यहाँ आएगा वो जिंक से रिएक्शन तो करता है, यानी ZnCl2 तो बना लेता है, आप पढ़े ना कि Zn2 पॉजिटिव प्लस मतलब Cl- तो क्या बना लेता है, ZnCl2 बना लेता है, यानी कि ये तो मिल जा रहा है, यानी कि रिएक्शन कर ले रहा है। तो ध्यान से देखिए ये हाईली सॉल्युबल होता है एक्वस, यानी कि ये जैसे ही बनेगा वैसे टूट भी जाएगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ फ्री आयंस मिलेंगे, क्योंकि जब करंट फ्लो कराना है आपको तो क्या होना चाहिए, फ्री आयंस होने चाहिए, जिसकी वजह से ये फ्लो करे, ठीक है ना। तो ये क्या है, फ्लो करेगा क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो Cl- KCl लेने से सॉल्ट ब्रिज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। और दूसरी क्या खास बात लेनी पड़ेगी कि आयनिक मोबिलिटी इनकी सेम होनी चाहिए, आयनिक मोबिलिटीज आर सेम, शुड बी सेम, आयनिक मोबिलिटी जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये K पॉजिटिव जाके पहले गिर जाए फिर Cl- थोड़ा देर रुके फिर चला जाए, ये दोनों साथ साथ में जाने चाहिए, ताकि क्या करे कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी जो है वो इस सेल की वो मेंटेन रहे, है ना, यानी कि सेल रिएक्शन पूरा कंप्लीट तरीके से चलता रहे, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल आप करेंगे, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ समय बाद ये सेल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिव आयंस की वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ने लगी। जैसे यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा है तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, मतलब जाने नहीं देंगे तुझे, है ना, और ये क्या होगा, ये इसको रिपेल कर देगा, कहेगा आने नहीं देंगे तुझे, ठीक है ना। तो ये इसलिए क्या है कि कुछ समय बाद ये बंद कर देगा रिएक्शन, इसलिए हमको क्या यूज़ करना पड़ा है, सॉल्ट ब्रिज। होगा क्या कि KCl जैसे इस्तेमाल करेंगे तो ये Cl- इसके पास चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को रोकेगा नहीं, वो जाके Cl के साथ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलते रहेंगे, ये फ्लो करता रहेगा, ठीक है ना। तो Cl- Zn को अपने साथ इंगेज कर लेगा, यहाँ पे जैसे ही K पॉजिटिव जाएगा तो सल्फेट जो इसको घेरा हुआ था वो इसके साथ रिएक्ट करके K2SO4 बना लेगा, वो भी सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो काम खत्म हो जाएगी। तो सॉल्ट ब्रिज क्यों इस्तेमाल करने बात समझ आ रहा है, क्योंकि कुछ समय बाद सेल काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमको ये सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करना पड़ता है। और बस में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, KClO3 KNO3 अगर तो मतलब आपके जो डैनियल सेल है उसमें आपको KCl यूज़ कराते हैं, आपके NCERT में भी यही है कि KCl यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी आयनिक मोबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, ठीक ना। और क्या होती है कि और क्या होते हैं, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक ना, इनर्ट, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करते, और रिएक्शन करते भी हैं तो हाईली सॉल्युबल है, जल्दी से निकल जाते हैं, ठीक ना। तो सॉल्ट ब्रिज की एडवांटेज क्या है, क्यों हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं वो लिख लेते हैं एक बार, तो चीज़ें समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक ना। नहीं समझ आएगी तो आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, है ना। आपके पास तो वो भी ऐप है गूगल क्लासरूम, उसमें आप अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अब एडवांटेज देख लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या खूबियाँ हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ये है कि ये देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल।
सेल की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा था, वहाँ SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा था, तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही आएगा तो ये जो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा था तो इसको न्यूट्रल बना देगा, ठीक है ना। ये इसके साथ इंगेज होकर ये अलग काम करने लगेंगे, वो अलग इंगेज काम करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन कर देगा वो, है ना। दूसरी क्या खास बात है, ये देखिए ये इट कंप्लीट द सेल सर्किट, ये देखिए इस सेल सर्किट को कंप्लीट कर देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन का करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है ना, तो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब सेल कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना, पूरे सेल रिएक्शंस को कंप्लीट कर देगा। थर्ड, है ना, ये रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, है ना। ये क्या है, ये मतलब सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करने से आपको लिक्विड जो जंक्शन पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट अच्छे से फ्लो करता है। अब ये कैसे समझेंगे आप कि ये जंक्शन पोटेंशियल क्या है। जैसे मान लीजिए आप जो सेल यूज़ करते हैं वो छोटी सी सेल तो होती है आपकी, क्या होती है, छोटी सी सेल होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है ना। तो इसमें 2 कंटेनर तो होते नहीं है कि इधर 2 कंटेनर काम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि सॉल्ट ब्रिज इनको सेपरेट कर देता है। कैसे, ध्यान से देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक ही सेल में जो आपका जो सेल आता है उसी में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड ऐसे हो जाते हैं, जिंक का, इधर कॉपर का, ठीक ना, 2 इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक ना। और यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे हो जाता है, ठीक ना। ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव इधर हो जा रहा था, ये जिंक वाले पे, ठीक ना, ये कॉपर वाला पे, ठीक ना। इधर सारे कौन से सॉल्यूशन बढ़ रहे थे धीरे धीरे, पॉजिटिव बढ़ रहा है ना, जिंक 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। ये क्या है, बाहर अगर 2 कंटेनर लेके काम करेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन हम क्या है, हमारा जो सेल यूज़ होता है वो एक ही में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्ट ब्रिज उसको सेपरेट करता है। आप ध्यान से देखिए, इधर सारे पॉजिटिव के कंसंट्रेशन बढ़ रहे थे, यहाँ सारे नेगेटिव के कंसंट्रेशन बढ़ रहे थे, है ना। तो ध्यान से देखिए, आपका करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा था, इधर से इधर फ्लो कर रहा था करंट, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी सेट हो गई ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि इस वाले करंट को कम कर दे रही थी, ठीक है ना। तो इस वाले करंट कम कर दे रही थी, तो ये सॉल्ट ब्रिज जैसे ही डालेंगे तो इसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, जिसकी वजह से ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, मतलब जंक्शन पोटेंशियल जो है इनका, ये कम कर देता है, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा कम नहीं होता, वो आराम से फ्लो करता है ना। मतलब इनके बीच की जो जंक्शन आई थी वो क्या है, उसको शॉर्ट कर देता है, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से करंट इसमें प्रॉपर फ्लो करने लगता है। तो सॉल्ट ब्रिज की ये सारी खास बातें, 3 चीज़, मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, कंप्लीट द सेल सर्किट और रिड्यूसेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये आपको बात समझ आ रही है ना। ये इतना ही था आपका, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप क्लास 11th में तो पढ़ा ही होगा आपने, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। रिडक्शन कहाँ होता है, जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बातें तो आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। आज हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, उसके बाद से बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए, आप जो अभी डैनियल सेल पढ़े उसमें क्या हो रहा था, ध्यान से देखिए कि ऐसे जिंक जो था, जिंक की रॉड थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, जिंक 2 पॉजिटिव में, है ना। मतलब ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ये काम हो रहा था, ठीक है। इधर क्या हो रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो था वो इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाता है और क्या बना रहा था, कॉपर, यानी कि यहाँ क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दूर लिख दिया मैं, थोड़ा और नज़दीक लिखना चाहिए था। Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, कॉपर बना ले रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे बीच में ऐसे मतलब लाइन खींचते हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ सॉल्ट ब्रिज कौन सा यूज़ किए आप,
ठीक ना। यानी कि आप पूरे जो सेल रिएक्शन को है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ बताते हैं क्या कि आपका कौन सा मतलब ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इधर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपको कि आपको ये सेल रिएक्शन देने के बाद आपको सब चीज़ लिख के बताना पड़ता है ना। और ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और ये कौन सा, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। ये अभी किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में, है ना। और ये किस में, एक्वस फॉर्म में, और ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। कभी कभी इसकी मोलैरिटी भी दी रहती है, तो यहाँ बगल में लिखा रहता है 1m 2m, ऐसे मोलैरिटी भी दिया रहता है, ठीक ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेशन देना चाहिए कि कितने कंसंट्रेशन का आप इलेक्ट्रोलाइट लेके आए हैं, ठीक है। तो ये सेल रिएक्शंस को ऐसे लिख के दिया रहता है, आपको पूरा कंप्लीट कैसे लिखना पड़ेगा तो ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाऊँ, है ना, जैसे मैं क्या लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखता हूँ, ठीक ना। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में देखिए क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक जो है वो किस में टूट जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान से दिख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसलिए ये सेल जो होता है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। वो हमेशा किस साइड में लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में अपने लिखेंगे। इस सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इस सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में हमेशा रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरा अगर आप देखें रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल की बात कर लें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि Cu2 पॉजिटिव आयन जो है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जा रहा था कैथोड पे, है ना। तो ये क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल। अरे बस, ठीक है। तो अब इनको अगर आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे इनका, तो इसका नेट सेल रिएक्शन अगर करना होता है तो एक ही फंडा है। कभी भी कोई भी सेल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आप एक ही चीज़ हमेशा याद रखिए, बहुत आसानी से आप ये सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। नेट सेल रिएक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन वो नहीं आना चाहिए। यानी कि किसी तरीके से मैथमेटिक्स का एलिमिनेशन रूल लगा के आप इसको हटा के 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम, ये जो कट रहा है मतलब है, इसको आपको काट देना होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसका नेट सेल रिएक्शन लिखूँ, नेट सेल रिएक्शन यानी कि पूरा सेल रिएक्शन अगर आपको लिखना है, ये जो आप लिखते हैं ना वो आधा आधा जो लिखते हैं वो हाफ सेल रिएक्शन है। लेकिन आपको जब नेट सेल रिएक्शन लिखना होगा तो उस नेट सेल रिएक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। यानी कि आपको एक इंपॉर्टेंट नोट है कि नेट सेल रिएक्शंस में, नेट सेल रिएक्शन में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट अप्लीकेबल, ठीक है ना। नेट सेल रिएक्शन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मेंशन करना है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए Zn है, ठीक है ना, इस साइड में क्या है, एक साइड में Zn Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इधर क्या है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं है, ठीक है ना। इधर देखिए, इधर क्या है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। तो ध्यान से देखिए, इधर का 2 इलेक्ट्रॉन इधर का 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपको जो नेट सेल रिएक्शन मिलेगा वो क्या है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये बात समझ आ रही है। यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। इनकी मोलैरिटी दी रहेगी तो यहाँ पे आप मोलैरिटी कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। यानी कि ये नेट सेल रिएक्शन होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें मेंशन नहीं है। तो नेट सेल रिएक्शन ऐसा ही होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ये तो समझ आ रहा है ना, इधर क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर क्या लिखना है, रिडक्शन हाफ सेल। बात समझ आ रही है। बीच में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे इसमें KCl यूज़ किया गया था, ठीक है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना जानते हैं आप, रिडक्शन हाफ सेल लिख सकते हैं आप। नेट सेल रिएक्शन में हमको इन दोनों को जोड़ देना होता है, और जोड़ने के बाद ये बस ध्यान में रखना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो कट जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले, हम एक जिंक ले लेते हैं फिर से, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये है, और एक सिल्वर की रॉड ले लेते हैं, सिल्वर Ag, है ना, Ag पॉजिटिव, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेते हैं, Ag, है ना। अब ध्यान से देखिए, जब इनका हम जब जोड़ेंगे, इनको अब जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल तो नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कीजिए, मैथमेटिक्स की रूल लगाइए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, है ना। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन अब 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag ऐसा हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप अपना नेट सेल रिएक्शन कैसा लिख सकते हैं, Zn
प्लस 2 Ag पॉजिटिव, है ना, ये Ag पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन था कैंसिल हो गया, 2 कहाँ से आया भाई, हम मल्टीप्लाई किए, है ना, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। आ रहा बात नहीं, यानी कि आप अपना ऐसे सेल रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे भी आपको वैकेंसी मिलेगी, जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई, तो उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर दीजिए का मतलब, अरे मैथमेटिक्स का रूल है, अब मैथमेटिक्स वाले सारे बच्चे तो होंगे नहीं, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे को ऐसा बनाना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो इधर और इधर क्या हो जानी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जिसके कि ये कैंसिल आउट हो जाए नेट सेल रिएक्शंस में, ठीक है ना। तो नेट सेल रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए आप समझ में आ रहा है कि आप पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स बराबर बना के आप उनको जोड़ के लिख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है सेल रिएक्शंस लिखने का, बात समझ आ रही है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, आप जितना भी पढ़े अभी, ठीक है ना, वो सब एनसीईआरटी से एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और क्या एनसीईआरटी में सारा देख लीजिएगा, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, जो जो क्वेश्चंस होंगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये आज बात समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।